हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज एटम में आज हम देखने वाले हैं एटम के बेसिक के बारे में। हम देखेंगे बोर क्वांटम कंडीशन से किस तरह से हम किसी एटम की रेडियस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस रेडियस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो सकती है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है। ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। साथ ही में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट करता है तो कितना अमाउंट का रेडिएशन एमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, और डिफरेंट ऑर्बिट में ट्रांजिशन के दौरान कौन सी वेवलेंथ वो एमिट कर सकता है। इसी पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। चलिए देखते हैं ये चीजें क्या है। न्यूक्लियस के आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं। अब इसमें से पहला फोर्स हम कूलम्बियन फोर्स कहेंगे और दूसरे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो कूलम्बियन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2mv² that is equal to 1/4πε0 z times E, that is charge on a nucleus. E is a charge of electron and by r². r² और r कैंसिल हो जाएगा, r⁻² बन जाएगा और हमें 1/2mv² यहाँ से अगर निकालना है तो मिल जाएगा। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं mv² is equal to 1/4πε0 ze²/r। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों ही तरफ अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ बन जाएगा m²v² is equal to 1/4πε0 ze² times m by r. Say this as equation number 1. Now, according to the Bohr quantum condition, same equation number 2. अब according to Bohr quantum condition, angular momentum of electron in any orbit is always equal to L is equal to nh/2π. Means mvr is equal to nh/2π या फिर m²v²r² is equal to m²l² by 4π²। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। दोस्तों, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा 1/4πε0 ze² by r into r² is equal to m²l² divided by 4π²। यहाँ से r और r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से π² और π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम r को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा m²l² by π z e² and m। दोस्तों, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी एटम का जो रेडियस है वो रेडियस स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर और क्वांटम ऑर्बिट टू द एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हाइपोथेसिस था ये बोहर ने दिया था, इसीलिए इस रेडियस को बोहर एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। अगर हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है तो हम इस फॉर्मूला की मदद से किसी भी ऑर्बिट में रहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमें किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड मिल सकता है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देखिए क्या होता है, mv² is equal to 1/4πε0 ze² by r की जगह पे हम रखेंगे n²h²ε0 by π z e² and m। देखिए दोस्तों, क्या कैंसिल हो सकता है, m और m कैंसिल हो जाएगा। अगर हम v² को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा z²e⁴ by 4 n²h² and epsilon into epsilon, that is epsilon⁴। अगर हम v को सब्जेक्ट बना ले तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यानी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल ले तो फॉर्मूला बनेगा z
E square divided by 2 NH and epsilon 0. So एक तरह से बोल सकते हैं कि speed of electron is directly proportional to atomic number and inversely proportional to quantum number or quantum orbit. इसका मतलब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग होगा. Energy of electron. Total energy of electron is the sum of kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 बाय r. हाफ mv स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं mv स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है. mv स्क्वायर को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर बाय r. और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर बाय r. अब जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ओवरऑल आंसर बनेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर बाय r. दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट. जैसे हम लोग जानते हैं R का वैल्यू है n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई z e स्क्वायर m. अगर हम ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एनर्जी En इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 z e स्क्वायर बाई n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई z e स्क्वायर m बन जाएगा. यहाँ से हम पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी सारी क्वांटिटी को अगर हम इकट्ठा कर लें तो एनी ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स माइनस z स्क्वायर e raised to 4m by 8 epsilon 0 square n square h square. ये किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकलता है. हम जानते हैं बोर क्वांटम कंडीशन को कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर H एटम Z is equal to 1 and if we take m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फिर हमारा एनर्जी इन एनी ऑर्बिट हो जाएगा n is equal to minus 13.6 divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी मिलेगा जो होगा En is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से अगर हम n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E2 हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर और इसको सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है. इसी तरह से n is equal to 3 सब्स्टिट्यूट करने पर E3 बनेगा 13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर दैट इज 9 और 9 से इसका डिवीजन देगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का वैल्यू. n is equal to 4 E4 यानी कि 13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर और ये हमें देता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू. एंड n is equal to 5 E5 is equal to 13.6 divided by 5 square that is 25 and that gives us 0.54 electron volt. In an atom, two electrons moves around the nucleus in the circular orbit of radii r and 4r. The ratio of time taken by them to complete one revolution is. दोस्तों जैसे आप जानते हैं रेडियस r और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का रिलेशन है r is equal to n square h square epsilon 0 by pi z e square m. अगर एटम सेम है तो फिर z कांस्टेंट बन जाएगा एंड r is proportional to n square कहा जा सकता है. हम जानते हैं r1 by r2 that can be written as n1 by n2 and square of it. R1 क्या है दोस्तों? R1 is R, R2 is 4R which is equal to N1 by N2 and square of it. या फिर N1 by N2
दैट इज इक्वल टू 1/4, जिसका रूट निकलने पर बनता है 1/2। हम इस रिजल्ट को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसके थ्रू हम टाइम के रिलेशन पे जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 n इनटू h फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अब वेलोसिटी v खुद क्या होती है? वेलोसिटी v होता है डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज t, एंड दैट इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 n इनटू h। तो अगर हम t को सब्जेक्ट बनाएं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इस t को इस तरफ भेज दीजिए और बाकी सबको इस तरफ, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा z² टाइम्स t इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 n इनटू h टाइम्स 2 पाई r, या फिर हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 n इनटू h 2 पाई r की वैल्यू आप जानते हैं n² h² एप्सिलॉन 0 पाई पाई z e²n, और साथ ही में ये z e² इस तरफ चला जाएगा। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो कांस्टेंट है एक्सेप्ट n। हम बोल सकते हैं टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻3। बाकी सारी चीजें इस इक्वेशन में कांस्टेंट है। सो अगर हमें t1/t2 का रेशियो चाहिए तो हम लिख सकते हैं t1/t2 is equal to n1/n2 whole raised to 3। दोस्तों हम n1/n2 को पहले ही ढूंढ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं t1/t2 is equal to 1/2 and whole raised to 3, मतलब t1/t2 is equal to 1/8। सो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे appropriate answer। Between total acceleration of electron in singly ionized helium atom and hydrogen atom is। जब हीलियम एटम को आयोनाइज किया जाता है तो उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है और हाइड्रोजन एटम के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्बिट फिक्स है n = 1। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फोर्स लगता है mv²/r। हम जानते हैं F can be written as ma, so ये हो जाएगा mv²/r। mm कैंसल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r। अब दोस्तों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू z e² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 n इनटू h। यहाँ पर e, एप्सिलॉन 0, n और h सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू z। इसी तरह से रेडियस ऑफ एटम ये बनता है n² h² एप्सिलॉन 0 बाय पाई z e² n। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों n, h, एप्सिलॉन 0, पाई, e, n ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास v और r दोनों ही आ चुके हैं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे आप जानते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू z, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं z² और ये प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, मतलब इसे लिखा जा सकता है 1/z। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू z⁻3। अब हमें रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ आयोनाइज्ड हीलियम एटम टू द एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो एक्सेलरेशन ऑफ आयोनाइज्ड हीलियम एटम टू द एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज इक्वल टू, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सो 2⁻³ डिवाइडेड बाय 1⁻², यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ आयोनाइज्ड हीलियम एटम टू द एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 8:1। हमारे सारे ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर सी है। The electron in a hydrogen atom makes a transition from n is equal to n1 to n is equal to 2 state. The time period of an electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible value of n1 and n2 are। दोस्तों यहाँ पर हम कैप्लर्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिग न्यूक्लियस के आसपास बिल्कुल प्लैनेट की तरह घूमते हैं, जैसे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं, कुछ उसी तरह से
तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग केपलर्स लॉ, which says square of periodic time is directly proportional to the cube of semi major axis. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं T1 by T2 and the square of it is equal to R1 by R2 and cube of it. यहाँ पर हमें बताया गया है कि T1 जो है वो 8 times T है और जो T2 है वो T है, यानी कि T1 जो है वो T2 से 8 times ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं 8t by t whole square that is equal to R1 by R2 whole raised to 3। ये हो जाएगा 64 by 1 is equal to R1 by R2 whole raised to 3। या फिर हम लिख सकते हैं R1 by R2 is equal to 4 is to 1। साथ ही में दोस्तों आप जैसे जानते हैं R is proportional to n square, यानी कि रेडियस जो होता है स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर पर फॉलो करता है। तो हम लिख सकते हैं therefore n1 by n2 whole square that is equal to 4 by 1, या फिर हम लिख सकते हैं n1 by n2 is equal to 2 is to 1। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन n is equal to 2 से n is equal to 1 में ट्रांजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज E। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +3 एटम इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? दोस्तों किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हम जानते हैं, इसे लिख सकते हैं फॉर्मूला E is equal to minus of z square divided by n square times 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है जिसे हम H प्लस कहेंगे तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, और n को ग्राउंड स्टेट की होने की वजह से हमें 1 ही लेना पड़ेगा एंड दैट इज टू 13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शब्दों में EH प्लस का वैल्यू E दिया गया है जो एक तरह से बोल सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमें बताया गया है लिथियम +3 का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। सो इसे हम लिख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 3 एंड स्क्वायर ऑफ इट, और साथ में लिथियम एटम का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया है। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 2, तो ये बनेगा 3 माइनस n = 6। दोस्तों 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 माइनस 13.6। लेकिन हम जानते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज E, सो इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट गिव्स अस Li + 3 दैट इज इक्वल टू जस्ट, तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर ए होगा। The angular momentum of electron in hydrogen atom is proportional to, angular momentum of electron is L is equal to NH upon 2 pi, यानी ये कह रहा है कि L is proportional to N, as well as जैसे हम जानते हैं radius of atom is equal to R is equal to n square h square epsilon 0 divided by pi z e square n, मतलब कि R is proportional to n square, या फिर हम लिख सकते हैं R raised to 1/2 is proportional to n। दोनों ही इक्वेशन को अगर हम क्लब करें तो हम बोल सकते हैं L is proportional to R raised to 1/2, मतलब कि L is proportional to √R। तो हमारे सारे ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। What is the radius of iodine atom? दोस्तों आप जानते हैं आयोडीन एटम का एटॉमिक नंबर 53 और एटॉमिक मास 126 होता है। इसका मतलब अगर हम आयोडीन के न्यूक्लियस को बनाए तो इसमें 53 प्लस चार्ज होता है और उसके आसपास -53 चार्ज घूम रहा होता है। अब देखते हैं ये कितने ऑर्बिट्स बनाता है। तो
हम देख सकते हैं कि इसके पास कुल मिला के 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हैं, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में, इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले ऑर्बिट में, और इसके बाद और 18 इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले ऑर्बिट में। सो कुल मिला के इसके पास 46 इलेक्ट्रॉन अब तक हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं 2 और 8 10, 10 और 18 28, 28 और 18 46 और 7 इलेक्ट्रॉन हमें इसके अरेंज करने हैं, मतलब एक और ऑर्बिट हमें बनाना होगा। और इस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो कुल मिला के इसके पास 5 ऑर्बिट होंगे स्टेबल स्टेट। अब हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ एटम that can be presented as r is equal to n square h square epsilon 0 divided by pi z e square m। r is equal to, दोस्तों ये सारी चीजें कांस्टेंट है, जिसमें से हम h square epsilon 0 पाई ई स्क्वायर और एम को कॉमन निकाल सकते हैं, जो कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल है वो है n स्क्वायर n बाई z। अब यहाँ पर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई ई स्क्वायर m, इसका वैल्यू होता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। दोस्तों इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है। तो ये होता है 0.53 इंटू 10⁻10 टाइम्स n स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 5 है, 5 स्क्वायर बनेगा 25 एंड डिवाइडेड बाय z, एटॉमिक नंबर है 53। तो हम 53 और 0.53 को कैंसिल करके 0.01 लिख सकते हैं। 0.01 टाइम्स 25 ये बनेगा 0.25 इंटू 10⁻10, या फिर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब हमारे आयोडीन एटम की रेडियस 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर होगी। An alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of the closest approach is a order of। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक यूरेनियम 92 न्यूक्लियस के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल को फेंका गया है, जिसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके सामने आता है तो ड्यू टू रिपल्सिव पावर ये एक डिस्टेंस पे आने के बाद ये रिपेल हो जाता है। जहां से ये रिपेल होगा इसे ही हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। अब शुरुआत में यूरेनियम न्यूक्लियस स्टेशनरी होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 गिनी जाएगी, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो गिनी जाएगी। और एक तरह से बोल सकते हैं कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू U। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें बताया गया है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज 0, तो हम इसे 0 दे देंगे। दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R0। Q1 is a charge of a uranium nucleus and Q2 is a charge of alpha particle। चलिए इसकी वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 मेगा मींस 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻90, दैट इज इक्वल टू K, दैट इज 9 into 10⁻9 times Q1 which is equal to 92 times E, 92 into 1.6 into 10⁻90 times
charge of alpha particle, that is 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 and divided by R0, that is distance of closest approach. चलिए R0 को अगर सब्जेक्ट बना लेते हैं तो उससे पहले हम 1.6 into 10 raised to minus 19 और 1.6 into 10 raised to minus 19 को दोनों तरफ से कैंसिल करें। अब R0 को सब्जेक्ट बनाते ही आंसर बन जाएगा 9 into 92 into 1.6 into 2 into 10 raised to minus 10 divided by 5 into 10 raised to 6। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास कुछ नया वैल्यू बन जाएगा, दैट इज R0 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 92 टाइम्स 3.2 into 2 टाइम्स 10 raised to minus 10 डिवाइडेड बाय 10 raised to 7। अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान पड़ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे हम 9 टाइम्स 92 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसे 90 ही ले लेते हैं तो ये करीब 800 के आसपास बन जाएगा। इसी तरह से ये 3.2 into 2 ये करीब 6.4 है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 6.5 ले लेते हैं और ये बन जाएगा 10 raised to minus 17। कुल मिला के 8 टाइम्स 6.5 जो बनेगा 52 एंड पीछे डबल 0 इंटू 10 raised to minus 17। यहाँ पे हम R0 की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 पॉइंट शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा 0.52 इंटू 10 raised to minus 14 मीटर या फिर 0.52 इंटू 10 raised to minus 12 सेंटीमीटर। तो हमारे सारे ऑप्शन में 10 into 10 raised to minus 12 सेंटीमीटर सबसे एप्रोप्रिएट जवाब गिना जाएगा। And another point charge small q throws towards a stationary point charge capital Q at a speed of v. It returns at a distance r from q. If 2v speed is given instead of v, then the distance of closest approach will be. दोस्तों हमें कुछ ऐसा बताया गया है कि हमारे पास कोई एक चार्ज है कैपिटल Q जिसके ऊपर हमने एक स्मॉल q चार्ज को टारगेट किया है। अब अगर हम v वेलोसिटी देते हैं तो वो कुछ r डिस्टेंस से वापस चला जाता है, तो ये इंफिनिटी से आ रहा है और r डिस्टेंस से वापस जा रहा है। अब क्या होगा अगर हम इसकी वेलोसिटी 2v कर ले, यानी कि v1 इज इक्वल टू v है, तब r1 इज इक्वल टू r हो जाता है। जब v2 इज इक्वल टू 2v कर देंगे तब r2 क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थ्रोन पार्टिकल पर है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू k। q1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल q, q2 की जगह पे लिखेंगे कैपिटल Q एंड डिवाइडेड बाय r। अब इस इक्वेशन में हमें एक रिलेशन निकालना है वेलोसिटी और डिस्टेंस का, तो इन दोनों को सब्जेक्ट बना लेते हैं। v² इज इक्वल टू 2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय m। अब देख सकते हैं अब राइट हैंड साइड की सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं v² बाय r, v² टाइम्स r दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर हम लिख सकते हैं v1² r1 दैट इज इक्वल टू v2² r2। v1² क्या है ये हमें पता है v है, तो ये हो जाएगा v² r1² क्या है, r1 क्या है r, v2² क्या है ये हो जाएगा 2 टाइम्स vn² ऑफ इट एंड r2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा v² टाइम्स r टाइम्स 4v² एंड r2 v² get cancel, so r2 is equal to r by 4। so हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे एप्रोप्रिएट चलेगा। Energy of electron in hydrogen atom is minus 3.4 electron volt, then its angular momentum is। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दी गई है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला एनर्जी इन nth ऑर्बिट होती है 13.6 डिवाइडेड बाय m²। हमें यहाँ किसी ऑर्बिट में एनर्जी
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। तो पहले हम इस n की वैल्यू को ढूंढ लेंगे। 3.4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, या फिर हम लिखेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4। ये दोनों को कैंसिल करने पर आंसर आता है 4, मतलब कि n इज इक्वल टू 2। अब हमें बताया गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटम कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। n की जगह पे हम 2 रख सकते हैं, h की जगह पे 6.625 इंटू 10⁻⁻34 बाई 2, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है और इन दोनों को कैंसिल करने पर अप्रॉक्सीमेट आंसर बनता है 2.1। 2.1 into 10⁻⁻34 joule second is the angular momentum of electron in n is equal to 2 orbit। हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन ए सबसे एप्रोप्रिएट लिया जाएगा। The ratio of radii of n is equal to 10 orbit of hydrogen atom and Li+2 ion is। दोस्तों, एटम की रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन 0 बाई पाई z e² m। अगर हम इसमें से सारी चीजों को कांस्टेंट ले लें, यानी कि h एप्सिलॉन 0 पाई e² और m को कांस्टेंट ले लें, तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू n² बाई z टाइम्स सम कांस्टेंट से k। अब हमें यहाँ दो ऑर्बिट का कंपैरिजन करना है। एक हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट दैट इज RH, और इसकी भी 10th ऑर्बिट, सो दैट इज 10² बाई 1 टाइम्स कांस्टेंट k। और दूसरी ऑर्बिट हो रही है लिथियम +2 आयन। ये भी 10th ऑर्बिट है, यानी कि 10² डिवाइडेड बाय z की जगह पे हम डाल सकते हैं 3 और कांस्टेंट आ जाएगा k। तो अगर हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ लिथियम +2, that can be written as 100 times k by 1 into this is 100 times k by 3। ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ लिथियम +2 आयन दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारे सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सबसे एप्रोप्रिएट गिना जाएगा। The velocity of electron v in the second orbit of hydrogen atom, then its velocity in the fifth orbit will be। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v ze² डिवाइडेड बाय t 2 एप्सिलॉन 0 n into h फॉर्मूला को फॉलो करता है। हमें यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, तो z 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 और h कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इसे सीधे ही लिख सकते हैं 1/5 टाइम्स 1/2। और आप जानते हैं v2 जो है वो v है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं v5 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ v। तो हमारे सारे ऑप्शन में सी सबसे एप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। तो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि नॉलेज सिर्फ आप तक ना सीमित रहते हुए सब तक पहुंच जाए। थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ।